थ्रू ए ग्लास स्लैब। अरे क्या ही बताएं भाई, कौन जन्म का बदला ले रहा है पता नहीं। इतना ट्रेन आता जाता है। अरे नहीं नहीं, अपने मतलब के लिए एक्सीडेंट करवाओगे यार, गलत बात है। अरे हम ही को कुछ करना पड़ेगा पता है। एक खिड़की है मेरे रूम में एक्चुअली, समझे। उसको पहले तो हम शीशा से पैक कर दिए थे, ठीक है ना। बट फिर क्या हुआ कि डरने का काम तुम जैसे बच्चे न करेंगे महाराज, हम डरने लगे तो फिर समझ जाओ क्या हुआ। चलो तो, अरे यार छोड़ो रहने दो, क्या बोले। चलो ना, अब हम समझाते हैं। एक स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे, जीरो डिविएशन। मतलब आज टीचर डे नहीं, आज चिल्ड्रन डे, इतना तारीफ मत करो, ठीक है ना क्या। चलो, सच बोल रहे हो। अच्छा चलो ठीक है। चलो देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा था, ये एक्चुअली आप लोग अपने 10th क्लास में पढ़े होंगे पक्का, कि इंसिडेंट रे जो ग्लास स्लैब पे आता है और जो इमरजेंट रे निकल के जाता है, वो दोनों के आपस में पैरेलल होता है, ऐसा होता है ना, याद आया। तो उसी के बदले में हम लिखे हुए हैं कि ये ग्लास स्लैब क्या करता है, जीरो डिविएशन प्रोड्यूस करता है। एक कृष्णा, ये एस नहीं है रे कृष्णा, इसको एस पढ़ता है, ये डेल्टा है, ठीक है ना, डेल्टा। हाँ ठीक है। तो अब जरा सा हम इसका डायग्राम वायग्राम बना के ना एक बार अपना स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि क्या ऐसा सच में होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए, हम एक क्या करते हैं, पहले मीडियम आपको बता देते हैं। ये ग्लास है भाई, ये जो मीडियम है ये क्या है, ग्लास है। ग्लास के ऊपर में क्या है, हवा है, और ग्लास के जो नीचे है वो भी क्या है, हवा। मान लीजिए ये μ1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ग्लास, तो ग्लास को आप मान लीजिए जी बच्चों μ2, ठीक है ना। μ2 इज इक्वल टू, आप म्यू समझ लीजिए। एयर तीसरा मीडियम आ रहा है, वो है एक्चुअली कितना, 1 ही है, ठीक है ना। तो अब एक इंसिडेंट रे इस पर लेकर आप आइए, ठीक है ना। और उससे पहले क्या करते, एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये देखो, ये नॉर्मल है क्या, अरे जानते हो तुम लोग को याद है, अरे बोलेगा रे, याद है। अरे आकाश में हम छछन गए थे, ये सब ये डायग्रामा खोजते खोजते, समझे। 7 करोड़ साल बिताए लेकिन हमको मिला नहीं सब डायग्राम खींचने वाला, समझे। तुम लोग को हम कहते थे कि हम अपना बोर्डवा में करते हैं, तुम लोग को तो भरोसा नहीं होता होगा उस समय। देखो यहाँ पर, पता नहीं, कभी कभी नहीं भी करते हो तुम, हम जानते हैं। नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। हम एक बार जो कमिटमेंट कर दिए उसके बाद हम, समझ रहे हो ना, अपने आप की भी नहीं सुनते। अगर हम दूसरी बार कमिटमेंट कर दिए, ठीक है, तो समझ रहे हो ना किसका नहीं सुनते। एक्चुअली थोड़ा उस टाइप का वर्ड है, कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, मैं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने पहली बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, जब मैंने दूसरी बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की नहीं सुनता, और अगर मैं तीसरी बार कमिटमेंट कर दी तो कोई मेरी नहीं सुनता यार। समझ में नहीं आया। अरे ये उसका कोई फनी सा वो था, किसी टीवी वाले का ही था, तुम लोग नहीं सुने हो क्या। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो,
यहाँ पर ये जो आया है ये I1 एंगल पर आया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रिफ्रैक्ट कर गया तो कितना एंगल पर रिफ्रैक्ट करेगा, मान लो कुछ R1 एंगल पे रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक है ना। अब दोबारा से नॉर्मल यहाँ पे बना लो, ठीक है ना, यहाँ पे फिर से नॉर्मल बना लो। अब ये बताओ ये जो एंगल होगा इस एंगल को आपको I2 कहना पसंद करोगे क्या, बोलो, कह लो, ठीक है ना। अब इसके बाद जब यहाँ से ये निकलेगा रे तो कैसे जाएगा, इधर जाना था लेकिन नॉर्मल से वे चल जाएगा क्या, बताइए, नॉर्मल से वे जाएगा, है ना। तो ये जो नॉर्मल से वे जाता है एक्चुअली में होता क्या है इसमें कि इंसिडेंट वाला जो पाथ था ना इसका, ये पाथ आप देख रहे हैं इंसिडेंट वाला पाथ, ठीक है ना। इंसिडेंट वाले पाथ के ये जो है ना एग्जैक्टली क्या करेगा, पैरेलल निकल जाता है ये, ठीक है। इंसिडेंट वाले पाथ के एग्जैक्टली ये क्या निकल जाएगा बच्चों, पैरेलल, ठीक है। देखो दिख रहा है पैरेलल क्या आप लोगों को, तो इसके पैरेलल ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। इवन इसको भी आप पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा ना, अगर इसको भी मान लीजिए अगर आप पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो आपको दिखेगा कि हाँ पैरेलल बन रहा था। लगभग आप मान लीजिए कि पैरेलल है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये पैरेलल रहता है दोनों, तो पैरेलल है तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि जीरो डिविएशन हुआ है, ठीक है ना। अब ये साबित करने के लिए कि ये पैरेलल है हम ये कर सकते हैं साबित, देखो कैसे। मान लो एंगल क्या है R2 है ना, समझ रहे हो। अरे किसी का फोन आ रहा है उसको काटते हैं, रुको। हाँ, ये साबित करने के लिए कि ये पैरेलल है हमको प्रूव करना पड़ेगा I1 बराबर R2, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, तब ये साबित हो जाएगा कि ये रे और ये रे आपस में पैरेलल है। तो देखो हम ये साबित करते हैं, स्नेल्स लॉ याद है ना, स्नेल्स लॉ याद है ना, बताओ। μ1 sin I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 sin R1 हो जाएगा ना, बोलो। अब यहां से देखो R1 और I2 आपस में बराबर है क्या, हाँ। तो R1 और I2 बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं स्नेल्स लॉ जब पढ़ा रहे थे तब, ठीक है। अब ये बताओ हमको इस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हुआ इसके लिए हम लिख सकते हैं μ2 sin I2 बराबर μ3 sin R2, ये लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। आप 1 और 2 में देखो कि कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं, देखो ये चीज जो यहाँ प्रेजेंट है और ये चीज जो यहाँ प्रेजेंट है क्या ये सेम नहीं है, देखो ध्यान से, है क्या। तो हम ये कह सकते हैं ना कि μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ3 sin R2। अब आप ये देखो μ1 और μ3 सेम था, तो यहां से प्रूव हो गया sin I1 इज इक्वल टू sin R2, यानी कि हेंस प्रूव्ड I1 बराबर R2। अब ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है इट मीन्स ये दोनों रेज आपस में क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये पैरेलल है, ठीक है।
नोट करिए, ठीक है ना। लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्टिंग पता है क्या होता है? ये देखो समझो, इस रे को इधर जाना था, क्या इधर जाना था ना, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया है, तो जो इधर शिफ्ट हो गया इसी को हम क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्टिंग या लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, लैटरल शिफ्टिंग या लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट या इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? लैटरल शिफ्टिंग, ठीक है। देखिए फिर से कुछ वैसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। मान लीजिए बच्चों की ये कोई इंसिडेंट रे आया, ठीक है। यहाँ पर एक आप नॉर्मल खींच लीजिए जी, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक नॉर्मल खींच लीजिए, अब इसको कहाँ मोड़ना था आपको याद है? इसको मोड़ना था जी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, है ना। तो इसको अब इधर ना भेज के इधर भेजना होगा, तो इधर कहीं आ गया जी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। और इसके बाद जब यहाँ से बाहर निकला था तो ये इस वाले पाथ के पैरेलल हो गया था। इसके वाले पाथ को एक बार दोबारा से खींच लेते हैं हम। इसका पाथ था, ये कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया, खैर कोई बात नहीं, मान लो यही है। थोड़ा सा रेट चेंज भी कर सकते हैं, कुछ बाहर ही चला जा रहा है, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। ये परफेक्ट है, इसको ले लेते हैं, ये ठीक है। ठीक है ना। अब यहां से जो इमर्जेंट रे निकलेगा इसको इसके पैरेलल करना था, ये क्या हो गया? ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया, इधर रिफ्रैक्ट हुआ, इधर रिफ्रैक्ट हो गया, ये रे इसके पैरेलल है, ठीक है ना। एक नॉर्मल यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं। देखिए जब पहली बार आया था तो ये एंगल मान लीजिए कितना था? I1, ठीक है ना। और ये क्या था बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 था, बताइएगा, ठीक है। आवाज दीजिए, कोई कुछ बोल नहीं रहे। आप ये देखिए, इस ग्लास का थिकनेस है सपोज T है, ठीक है ना। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A है, इसका नाम B है, इस पॉइंट का नाम सपोज C कर लीजिए। आप यहाँ देखिए तो आप cos R1 देख पा रहे हैं क्या? cos R1 हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस बोले तो ये आ जाएगा जी बच्चों AB अपॉन AC आ जाएगा क्या? बोलिए, AB अपॉन AC आ जाएगा। और इस ग्लास का थिकनेस मैंने T माना होगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से AC इक्वल टू क्या आ रहा है? क्या AC इक्वल टू AB बाई कॉस R1 आ रहा है क्या? बोलिएगा। और जो AB है ना ये T है, देख लो तो, ये तो समझ गए होगे आप लोग बच्चों, बोलिए, ठीक है ना। ठीक है, अब दूसरा काम यहाँ पे करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग।
यहां से परपेंडिकुलर हमको डालना है। अबे यार ये क्या हो गया, हमें यहां से परपेंडिकुलर डालना है। देखो तो आप लोगों को परपेंडिकुलर दिखाई दिया क्या, बताओ। यही हमको निकालना है, इसको हम डी कह रहे हैं। हमें यही डी पता करना है, दोनों रेज के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं लिख दे सकता हूं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्या ये ठीक है बच्चों, बोलिए। इंसिडेंट रे का पाथ और इमर्जेंट रे के पाथ के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ठीक है ना। बोलिए। अब हम इस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं, ये एंगल देख लो आप लोग, बोलिए। क्या इसको मैं I1 माइनस R1 कह सकता हूं, हाँ यही था, ये I1 माइनस R1 हो जाएगा बच्चों। तो यार ये क्या हो जाता है इस बीच में, चलो ठीक है। तो इस साइन के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, बताना। तो देखो मैं लिख रहा हूं बच्चों, साइन I1 माइनस R1 इज इक्वल टू, अगर आप इस पॉइंट को E कहते हो तो आ जाएगा CE अपॉन AB। देखो ऐसा होगा क्या, बोलो बच्चों। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, होगा क्या, बोलिए। कुछ गलती, अरे हाँ यार ACL लिखना था, लगता है मिस्टेक से भी लिख दिए। सही बोलिए, AC था, AC होगा AC। अब ठीक है क्या, हम लोग को चाहिए CE, ठीक है। तो ये बेसिकली है बच्चों क्या, ये आ जाएगा D बाई AC आ जाएगा क्या, बोलिए। आपको D ही चाहिए ना, तो D इक्वल टू हो जाएगा AC इंटू साइन ऑफ I1 माइनस R1। अब आप यहाँ देखो AC निकाल के बैठे हुए हो आप लोग, देखो यहाँ है क्या, यहां से पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आंसर आ गया, T डिवाइड बाई कॉस R1 और इनटू साइन I1 माइनस R1, दैट्स इट। यही है आपका क्या बच्चों, लैटरल शिफ्टिंग या लैटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बच्चों, ठीक है। समझ में तो आया होगा आप लोगों को। छप चलिए बच्चों छाप लीजिए, वेरी गुड। अभी तक मैं जो कुछ भी आपको बतला रहा था, जानते हैं एक्चुअली आप पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक इतना सारा जो चीज आप पढ़े वो बेसिकली आप पढ़ क्या रहे हैं, ये सब ना मैं एक्चुअली आपको एग्जाम्पल्स बता रहा था। ये सब क्या बाबू, ये जो भी मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है ना, ये सब क्या था, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पढ़ाया क्या बच्चों, अपैरेंट या वर्चुअल डेप्थ पढ़ाया ना, या फिर मैं आपको क्या पढ़ाया, अपैरेंट हाइट पढ़ाया हूं, ठीक है। अभी आपको क्या पढ़ाए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ाए ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। एक चीज आप 10th क्लास में पढ़े रहे होंगे, ठीक है ना, याद है आप लोगों को,
बोलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़े होंगे। और एक और चीज आपको 10th में पढ़ना रहा होगा, याद कीजिएगा, वो था जी बच्चों एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। याद आया? ऐसा कुछ पढ़े हैं आप लोग? तो ये 4 एक्चुअली रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है जो मैं पढ़ाता हूँ। तो 2 तो मैं आपको पढ़ा चुका ऑलरेडी, है ना। अब बाकी तो पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा खत्म। और उसके बाद क्या आएगा? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेरा तो आज मन कर रहा है कि एकदम पढ़ावे 2-3 घंटा, देखते हैं आज, ठीक है ना। नो बॉस, बचपन में ये वाला आप लोग पोएम खूब पढ़ते होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते थे ना, याद है? अरे जौनी का तुम ना मौसा लगता है, चुप रहोगे तुम। सुनो, हम बचपन में वो सुने थे, वो बच्चा बोल रहा था, समझे? ट्विंकल ट्विंकल लिट्टी अचार, ठीक है, खाओ भरपेट और मारो डकार एकदम कस के। ये सुने हो तुम लोग? तुम लोग जो भी था तुम्हारे कान में पता है बोरिंग कराएंगे, क्योंकि तुमको तो ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है कि नहीं। वैसे कल हम लिट्टी खाए थे, समझे, 4 गो लिट्टी मस्त, एकदम मजा आ गया। क्या? नहीं, डकार मारे नहीं थी, बस कहने की बातें होती है। सोचे गोल घरा के मारते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सिखा रहे हैं, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। ट्विंकल करने का मतलब होता है लाइट आपको एक बार दिखेगा, एक बार गायब हो जाएगा, दिखेगा गायब हो जाएगा। जैसे दिवाली वाला बल्ब नहीं होता है, एक बार जलता है फिर बुझ जाता है, जलता है फिर बुझ जाता है। तो उसमें लाइट का जो इंटेंसिटी है वही ना घटते बढ़ते रहता है, बताइए, ये होता है ना? बोलिए। आप इमेजिन कीजिए, कोई हाथ में बल्ब को लेके बार बार दाएं बाएं हिलाते रहे, इधर उधर शिफ्ट करते रहे, तो भी कुछ उस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आपको लगे कि लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, हल्का हल्का, अगर दूर से दिख करे तो बताओ। तो ये 2 वजह होती है स्टार्स के ट्विंकल करने की, समझना बात हुआ, ठीक है। हम बनाएंगे एक गोला। गोला समझते हैं आप लोग? ये देखो, अबे यार यहाँ 3D भी है बे, लेकिन 3D, अरे हाँ यार, मस्त 3D गोला बनेगा है। देखो अपना अर्थ है, देख रहे हो? ये अपना अर्थ है जी बच्चों, ठीक है। इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर याद है बच्चों? ये इक्वेटर है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर जो है वो बेसिकली अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा क्या, बताइए? अर्थ का एटमॉस्फेयर बच्चों, बोलिए। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में हवा को आप बहुत सारे जोन्स में डिवाइड करते हैं ना, याद होगा आप लोगों को, बोलिए, बोलो बोलो, टेल टेल, ऐसा होता है कि नहीं? ना वो ना कह रहे हैं, वैसे तो 5 गो लेयर होता है, तो तुम भी जानती होगी। मैं बात करना चाह रहा हूँ इस हिसाब से कि अलग अलग लेयर्स का टेम्परेचर, हाइट, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब अलग अलग होता होगा कि नहीं होता होगा? आप गैसियस थ्योरी में सब पढ़े होंगे, पढ़े होंगे ना। मैं उस
हिसाब से कहना चाह रहा हूँ कि एयर को हम बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, अब मेरा ये रेडी है जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना। अब मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साइड में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी और भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली एज वी मूव अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटते जाता है, ठीक है ना। मतलब समझ जाइए अर्थ के पास जो सबसे नजदीक वाला लेयर होगा ना वो क्या रहेगा बच्चों, डेंसर। और जैसे से ऊपर जाइएगा ना तो डेंसिटी घटते जाएगा, यानी बाहर की तरफ आप जा रहे हैं तो हवा लगातार क्या होते जाएगी, रेयर। बोलिए ये मुद्दा समझ गए आप लोग, बोलिए। ठीक है, अब इसके आगे का मुद्दा हम आपको समझाते हैं। इसके अलावा क्या हवा शांत बैठी रहती है क्या, बोलिए। नहीं ना, हवा लगातार चलती रहती है, ठीक है ना। तो दूसरा मुद्दा ये है कि एयर इज नॉट स्टेशनरी, ठीक है। एयर इज नॉट, एयर से मेरा मतलब एयर मॉलिक्यूल्स से है, ठीक है ना। एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है ना, कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। और उस वजह से समझ लो कि एयर भी क्या करते रहता है, मूव करते रहता है ना। मीन्स एयर भी क्या करते रहता है, लगातार मूव ही करते रहता है कि नहीं, ऐसा होता है ना। मैं आपको बताता हूँ, कभी ऐसा हो कहीं पे एक जगह आग जल रहा हो, जैसे कई बार आप लोग हलवाई के दुकान के आसपास देखे हैं चूल्हा जलते रहता है और चूल्हे के ऊपर जो हवा रहता है ना उसके थ्रू आप देख नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे हिलता डुलता हुआ सा दिखाई देता है, ब्लड सा कुछ, देखे आप लोग, देखे होंगे। बिकॉज वहां पे ना एयर में मूवमेंट होते रहता है, कहने का मतलब मूवमेंट के कारण भी ना विजन डिस्टर्ब होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये मूवमेंट हो रहा है एयर का, उसके कारण भी कुछ मुद्दा उठेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हो क्या रहा है तो समझिए। मान लीजिए बच्चों कि इधर कहीं कोई स्टार होगा, स्टार है क्या मेरे पास, नहीं है, चलो कोई नहीं। देखो आप इमेजिन करो यहाँ पे कहीं कोई एक स्टार है, ठीक है, और आप इमेजिन करो यहाँ पर कहीं कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो स्टार से जो लाइट रे चल के आती है जी बच्चों, ठीक है, तो पहले तो एकदम मस्ती में आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो क्यों, क्योंकि बाहर हर जगह है क्या, वैक्यूम है ना, बोलो, बाहर वैक्यूम है। लेकिन जैसे अब मीडियम में एंटर करेगा, ठीक है ना, जैसे मीडियम में एंटर करेगा अब क्या करेगा, इसको इसको डिविएट करना पड़ेगा हल्का सा, फिर हल्का सा डिविएट करना पड़ेगा, फिर हल्का सा ऐसे डिविएट करना पड़ेगा। तो बार बार क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन सफर करेगा क्या, बताओ। ये बार बार क्या करेगा बच्चों, रिफ्रैक्शन सफर करेगा। और कितना सारा अनगिनत है, मतलब समझ लो कि रिफ्रैक्शंस का कोई गिनती नहीं है, ठीक है। और आंख का साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइट रे को आंखों में आने देना है, ठीक है ना। तो कितना सारा रिफ्रैक्शन सफर करके ये आंखों में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मान लो ये मैं साइड में बना के दिखाता हूँ। लाइट किसी समय ऐसे आया
हो सकता है किसी समय ऐसे आएगा, हो सकता है किसी समय ऐसे आए। तो क्या लाइट के आंखों में आने का डायरेक्शन फिक्स है क्या? बोलिए। एक्चुअली यही होता है, हर एक सेकेंड, हर कुछ सेकेंड्स के बाद आंखों में जो रे आ रहा है ना, हल्का 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 एंगल से वो ना डिविएट कर जाता है, ठीक है। अब एक समय के लिए ये बंदा क्या करेगा कि इस लाइट रे के पीछे की तरफ वो देखने की कोशिश करेगा, ठीक है, किसी एक मोमेंट पे यहाँ पर इसको इस स्टार जो कि ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहाँ दिखेगा, कुछ समय के बाद इसका इमेज बगल में दिखेगा, कुछ समय के बाद इमेज बगल में दिखेगा। तो बार बार ये जो लाइट रे इसकी आंखों में आ रहा है ना, बार बार वो हिलता डुलता रहता है। तो बार बार जो इसका वर्चुअल पोजीशन आपको दिखाई देगा वो भी बार बार हिलता डुलता रहेगा, कभी इधर बनेगा, कभी इधर बनेगा, कभी इधर बनेगा, कभी इधर बनेगा, ठीक है। तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि आंखों में जो लाइट का इंटेंसिटी एंटर कर रहा है ना, वो भी एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से और दूसरा एयर मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से बार बार कम ज्यादा होते रहता है, ठीक है ना। तो इन दो वजहों से जो है इस ऑब्जर्वर को स्टार क्या करता हुआ दिखाई देगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। एक तो चेंज इन वर्चुअल पोजीशन और दूसरा चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम कहते हैं स्टार का क्या बच्चों, ट्विंकलिंग इफेक्ट। और याद है फिश को हम लोग कैसे दिखाई देंगे, टॉलर, बोलिए। फिश को हम लोग क्या दिखाई देते हैं, टॉलर। आप देखिए वही वाला सीन है, फिश कहाँ रहता है, पानी में, हम लोग रहते हैं हवा में, तो हम टॉलर दिखाई देते हैं। वैसे ही फिश की जगह पे आप है हवा में, अब वैक्यूम में स्टार, तो स्टार थोड़ा अधिक ऊंचाई पे दिखाई देगा, अपेरेंट हाइट वाला सीन। तो होता है सर रियलिटी में स्टार रियल हाइट से और अधिक ऊंचाई पे दिखाई देते हैं हम लोगों को, समझे। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, जो दिख रहा है उसको नोट कीजिए। मैं क्या करता हूँ और बाकी का स्टेटमेंट भी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। कि फिगर छोटा हो पाएगा, आई थिंक हो सकता है, हाँ हो गया। चलो आप लोग, अब आप लोग लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो ना। नोट करो बच्चों, कीजिए, ठीक है ना। मैं एक एक करके सारा पॉइंट इसका लिखवाता हूँ, लिखिएगा। व्हेन अ स्टार लाइट एंटर इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, हाँ हाँ बिल्कुल फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन अ स्टार लाइट एंटर्स इन अर्थ's atmosphere, when a starlight enters in Earth's atmosphere, then it undergoes several refraction. It undergoes several refraction through different layers of air. Through different layers of air. ठीक है। And then it goes into observer's eye. And then it goes into observer's eye. यहां तक क्लियर है? ठीक है। The light ray enters in observer's eye
the light enters into observer's eye always changes its direction. Always changes its direction because of changing refractive index and air movement. Because of changing refractive index and air movement. So virtual position of a star, virtual position of a star observed by observer, virtual position of a star observed by observer changes continuously, changes continuously. So a star seems to be twinkle. So a star seems to be twinkle. ठीक है, एक बात और नोट करना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो वेरिएबल. Intensity of light is also variable, which is another reason of twinkling of stars, which is another reason of twinkling of stars. ठीक है बच्चों, ये हो गया जी आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ठीक है, देखो बच्चों, मान लो ये है अर्थ, ठीक है, और फिर आप मान लो कि अर्थ के चारों ओर क्या है, उसका एटमॉस्फेयर. ठीक है ना, ये आप ले लो, ये है जी क्या बच्चों, अर्थ का एटमॉस्फेयर. ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन. हम लोग इसी लाइन के अलाउंग रहते हैं ना, जैसे आपका जो जमीन है, आपका जमीन आपको तो हॉरिजॉन्टल ही दिखता है ना, कि आपको कर्व दिखता है, बताइए. हाँ, तो ये वही हॉरिजॉन्टल लाइन का टेंजेंट लेके आपको दिखा दिए हैं, इसी लाइन पे हम लोग रहते हैं. ठीक है, तो सुबह होना या ना होना इस लाइन पे डिपेंड करता है. ठीक है, टॉपिक है बच्चों एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ठीक है, तो देखिए क्या है कि आप अपने आप को यहां पे रखिए, आपकी आंखें इस हॉरिजॉन्टल लाइन की ओर देखती है. अगर इस लाइन में आपको सन दिखाई दे जाए या इस लाइन के ऊपर आपको सन दिखाई दे जाए तो आप कहेंगे कि दिन है, सुबह हो गया. ठीक है, और इस लाइन के नीचे अगर सन है तो आप कहते हैं कि रात हो गया, शाम हो गया. ठीक है, तो होता क्या एग्जैक्टली, देखें तो अभी आपको सन इस लाइन के नीचे दिखाई दे रहा है ना, बोलिए, तो अभी रात होगा कि सुबह होगा कि दिन होगा, क्या होगा बताइए, रात ही होना चाहिए ना.
बोलिए। लेकिन होता क्या है कि जो सुबह होने वाला रहता है ना, तो उसके एग्जैक्टली 2 मिनट पहले रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है ना कि जो लाइट रे चल रहा है सन से यहां पर आया, तो ये बाहर में क्या है, वैक्यूम है ना, बाहर में तो वैक्यूम है, यहाँ पर क्या है, एयर है। एयर को मान के चलिए कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हल्का सा डेंसर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो अब लाइट रे किस तरफ झुकेगा बताइए, आप इमेजिन कर लीजिए ये नॉर्मल है तो इधर झुक जाएगा ना, तो जब इधर झुकता है ना ये, तो बच्चों ये चला जाता है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ऐसे। अब ऑब्जर्वर की आंखों में ये सीधा जा रहा है, ऑब्जर्वर को अब क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे तो अब हमें सन का या सन के होने का एहसास हो रहा है, एक्चुअली वर्चुअल इमेज बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज है, ठीक है ना। तो इन दोनों पोजीशन में अंतर रहता है, जानते हैं क्या, आधा डिग्री का। और समय के हिसाब से कहिएगा तो इसमें फर्क रहता है 2 मिनट का, ठीक है ना। तो 2 मिनट पहले एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले सन का वर्चुअल इमेज हॉरिजॉन्टल में अपीयर हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही सनराइज को देख लेते हैं, ठीक है। इसका फायदा अभी हाल फिलहाल में छठ वट हुआ था ना, उसमें लोगों को मिल जाता है। एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले जो है सूरज भगवान दिखाई दे जाते हैं, समझे क्या, बोलिए बच्चों। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए। ये तो हो रहा है कि जब सुबह हो रहा है, तो सुबह हो रहा होगा, तो सुबह हो रहा है तो सन कहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा ना बच्चों, बताइए, है ना। और जब शाम हो रहा होगा तो सन कहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, नीचे, बताइए। तो जब शाम हो रहा होगा और सन जो है एक्चुअली में होराइजन के नीचे चला गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चल गया, फिर भी रिफ्रैक्शन की वजह से उसका एक इमेज हॉरिजॉन्टल पर दिखते रहेगा। तो शाम में भी ये चीज होता है कि शाम हो गया, सूर्यास्त हो गया, सनसेट, लेकिन फिर भी उसका इमेज दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो लगता है कि अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, तो वो भी 2 मिनट एक्स्ट्रा होता है, यानी कि टोटल 4 मिनट एक्स्ट्रा हम देख पाते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक ना। 2 मिनट सुबह में एक्स्ट्रा देख पाते हैं और 2 मिनट शाम में, ठीक है। तो उसी को बोलते हाँ, तो है ना, उसको बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज, मतलब सनराइज के 2 मिनट पहले सनराइज हो जाएगा, और डिलेड सनसेट मतलब सनसेट के 2 मिनट बाद तक सनसेट का नहीं होने का एहसास होते रहेगा, सूरज के डूबने का 2 मिनट एक्स्ट्रा आप देख पाएंगे सन को शाम में, ठीक है ना। तो ये क्यों हो पा रहा है, ये हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। तो इसके बारे में चंद लाइनें लिख सकते हैं आप लोग, मैं बोल देता हूं, लिखिएगा लिखिए, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन a virtual image of sun appear in horizontal line 2 minutes before actual sunrise, 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset, 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset, ठीक है ना।
तो दिस इज नोन एज क्या, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है बच्चों, हो गया ना। चलिए खेला समाप्त करते हैं अब आज का।